हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में प्री मानसून एक्टिविटी तेज, 13 जून तक बारिश और वज्रपात के आसार, लोगों को सावधान रहने की सलाह। तो झारखंड में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। सोमवार को भी राज्य के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रही, जबकि कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं दर्ज की गई। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाओं के कारण अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। आज 9 जून को भी रांची, खुंटी, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में दोपहर बाद और शाम तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पलामू, गढ़वा और चतरा में गर्मी का असर बना रह सकता है। हालांकि कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 13 जून तक राज्य के अधिकांश जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश का पूर्व अनुमान जारी किया है। वहीं 11 जून को संथाल परगना और उत्तर पूर्वी जिलों में तेज हवाओं के साथ साथ मौसम ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि झारखंड में मानसून के प्रवेश के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक दिन में उमस और गर्मी, जबकि शाम और रात में बारिश और वज्रपात का दौर जारी रह सकता है। झारखंड राज्यसभा चुनाव, जेएमएम कांग्रेस और परिमल नथवानी ने भरा नामांकन, राजनीतिक सरगर्मी तेज। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी माहौल गर्म हो गया है। सोमवार 8 जून को नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन सत्तारूढ़ गठबंधन और निर्दलीय उम्मीदवार की ओर से नामांकन पत्र दाखिल किए गए। महागठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम के वरिष्ठ नेता बैद्यनाथ राम और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा ने विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी को गठबंधन की एकजुटता और मजबूती के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। नामांकन के दौरान गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता और विधायक भी उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर उद्योगपति और पूर्व राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। नामांकन के समय भाजपा विधायक रागिनी सिंह, नवीन जायसवाल समेत कई भाजपा के नेता उनके साथ विधानसभा पहुंचे। इससे नथवानी को भाजपा के समर्थन की चर्चाएं और तेज हो गई है। परिमल नथवानी इससे पहले वर्ष 2008 और 2014 में झारखंड से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में वे आंध्र प्रदेश से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बार वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे हैं। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार भाजपा ने अपना आधिकारिक उम्मीदवार नहीं उतारा है और नथवानी को समर्थन देने की रणनीति अपनाई है। अब नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। सभी की नजरें आगामी चुनावी समीकरणों और मतदान पर टिकी हुई है। झारखंड में 10 जून से बालू उठाव पर लग जाए गिरोह, केवल 14 घाटी हो पाए चालू, धड़ल्ले से हो रहा अवैध कारोबार। राज्य में 10 जून से मानसून अवधि के दौरान बालू घाटों से बालू उठाव पर एनजीटी की रोक लागू हो जाएगी। ऐसे में बालू की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है। राज्य के 444 बालू घाटों में से अब तक केवल 14 घाटों से ही वैध रूप से बालू निकासी शुरू हो सकी है, जबकि 290 घाटों की नीलामी पूरी हो चुकी है। दुमका, जमशेदपुर, गोड्डा, रामगढ़ और हजारीबाग के कुछ घाटों से बालू उठाव हो रहा है, जबकि रांची के श्यामनगर और चेको सेरेंग घाट तकनीकी कारणों से अब तक चालू नहीं हो सके हैं। विभाग ने संचालकों को मानसून से पहले अधिक से अधिक बालू का भंडारण करने का निर्देश दिया है। बालू कारोबारियों का कहना है कि इस बार भी बारिश के मौसम में बालू की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एक और वैध घाटों की संख्या बेहद कम है, दूसरी ओर कई इलाकों में अवैध बालू खनन और कारोबार लगातार जारी है। वर्तमान में एक हाइवा बालू की कीमत 30 से 32 हजार रुपए तक पहुंच गई है। खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक राहुल सिन्हा ने बताया कि 14 घाटों से वैध उठाव शुरू हो चुका है और पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि 10 जून से 15 अक्टूबर तक की प्रतिबंध अवधि में निर्माण कार्य प्रभावित न हो। पलामू में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, 2 युवकों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र स्थित इमली चौक के पास सोमवार दोपहर को 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
मृतकों की पहचान पथरा निवासी अंकित सिंह और कसमार सामगढ़ तरहसी निवासी दीपक कुमार यादव के रूप में हुई है। वही बगलाडी निवासी नितिन कुमार और सुधांशु सिंह हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि अंकित और नीतीश ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे, जबकि दीपक और सुधांशु दूसरी दिशा से बाइक पर आ रहे थे। इसी दौरान इमली चौक के पास दोनों बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पांकी पहुंचाया, जहां से उन्हें मेंद्री राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल MMCH रेफर कर दिया गया। MMCH में अंकित सिंह को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दीपक कुमार यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों घायलों का इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पांकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त बाइकों को जब्त कर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है। रांची के धुरवा डैम में डूबने से 14 वर्षीय बच्ची की मौत। रांची के हटिया स्थित धुरवा डैम में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में 14 वर्षीय श्रेया गाड़ी की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार श्रेया अपने परिवार के साथ धुरवा डैम घूमने गई थी। इसी दौरान वह डैम के फाटक के निचले हिस्से की ओर चली गई, जहां अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गई। घटना के बाद परिजनों और आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह पानी में डूब गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्ची को पानी से बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। इस हादसे के बाद परिवार में शोक का माहौल है। वही घटना ने धुरवा डैम क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। जेपीएससी द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा को लेकर धारा 163 लागू। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची प्रशासन ने 14 जून को परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश रांची के 5 परीक्षा केंद्रों पर लागू होगा। इस दौरान 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, हथियार लेकर चलने तथा किसी भी प्रकार की सभा या बैठक आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर दंडाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है। रांची में नगड़ी आंदोलन को लेकर आदिवासी संगठनों ने बनाई रणनीति। 25 जून से धरना की चेतावनी। नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति की बैठक सोमवार को करमटोली स्थित धुमकुड़िया सभागार में आयोजित की गई। बैठक का संचालन विकास टोप्पो ने किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि नगड़ी की जमीन कृषि योग्य है और स्थानीय लोगों के जीवन यापन का मुख्य साधन है, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर अधिग्रहित नहीं होने दिया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि जमीन बचाने के लिए आंदोलन और संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। बैठक में 3 सूत्री निर्णय लिया गया। इसके तहत नगड़ी की जमीन को रिम्स 2 के लिए अधिग्रहित किए जाने का विरोध करते हुए पदयात्रा निकालकर मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा जाएगा। यदि इसके बाद भी सरकार ने निर्णय नहीं बदला तो 25 जून से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। बैठक में सीता टोप्पो, नदी उरांव, गीताश्री उरांव, देवकुमार धान, प्रेम शाही मुंडा, जगदीश पाहन, हलदर पाहन, अभय भोटकुमार समेत विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। रील्स के चक्कर में मालगाड़ी के इंजन तक पहुंची युवती। वायरल वीडियो के बाद आरपीएफ ने दर्ज किया केस। पलामू में सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के चक्कर में एक युवती रेलवे सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हुए मालगाड़ी के इंजन तक पहुंच गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद आरपीएफ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की। मामला पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल अंतर्गत नबीनगर रोड क्षेत्र का है, जहाँ 1 जून को काजरात नावाडी रेलवे स्टेशन पर युवती ने मालगाड़ी के इंजन के अंदर घुसकर वीडियो बनाया और उसे इंस्टाग्राम व फेसबुक पर अपलोड कर दिया। वायरल वीडियो की जांच के बाद आरपीएफ ने युवती की पहचान डाल्टनगंज निवासी उर्मिला कुमारी के रूप में की है और उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 147 और 145 के तहत मामला दर्ज किया गया। पूछताछ के दौरान युवती ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे बेल बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया और न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। आरपीएफ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश और इस तरह की खतरनाक हरकतों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जेएसएससी ने जारी की विशेष शिक्षा सहायक आचार्य परीक्षा तिथि 22 से 24 जून तक होगी परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को लेकर महत्वपूर्ण तिथियों की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार इस परीक्षा का आयोजन 22 जून से 24 जून 2026 तक किया जाएगा, जो रांची स्थित सीबीटी कंप्यूटर आधारित टेस्ट केंद्रों पर संपन्न होगी। परीक्षा से जुड़ी जानकारी अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर एसएमएस व ईमेल के माध्यम से समय पर उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी 17 जून से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने जो पंजीकरण संख्या, ईमेल और जन्मतिथि के माध्यम से जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। सभी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की अतिरिक्त प्रति और 2 पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा। धनबाद में सेवानिवृत्त बीसीसीएल कर्मी के पीएफ खाते से 35.5 लाख की ठगी, परिवार भूख हड़ताल पर बैठा। धनबाद जिले के लोयाबाद थाना क्षेत्र निवासी और बीसीसीएल से सेवानिवृत्त कर्मी बासदेव ठाकुर के पीएफ खाते से 35.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि जालसाजों ने फर्जी चेक और जाली हस्ताक्षर के जरिए उनके खाते से पूरी राशि निकाल ली। अक्टूबर 2025 में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें यह राशि पीएफ मद में मिली थी। मामले की जानकारी मिलने पर बैंक मोड़ थाना में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बैंक कर्मियों और दलालों की मिली भगत के बिना इतनी बड़ी रकम की निकासी संभव नहीं है। सोमवार से पीड़ित परिवार धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया है। परिवार की मांग है कि पूरी राशि वापस दिलाई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस जांच में अब तक करीब 3.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, लेकिन शेष लगभग 32 लाख रुपए का पता नहीं चल सका है। जांच में यह भी सामने आया है कि ठगी की रकम का बड़ा हिस्सा मणिपुर और तेलंगाना के विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था। परिवार का कहना है कि कई महीने बीतने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला, इसलिए वे आंदोलन जारी रखेंगे। पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे, 9 जून को राज्य भर में लगेंगे विशेष स्वास्थ्य शिविर। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 9 जून को झारखंड के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और फर्स्ट रेफरल यूनिट में विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच, विशेषज्ञ चिकित्सीय परामर्श, अल्ट्रासाउंड, रक्त व मूत्र जांच, टीकाकरण और संबंधित सलाह जैसी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही नियमित स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वर्ष 2016 से शुरू इस अभियान ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। NFHS 6 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही में ANC जांच, संस्थागत प्रसव और उच्च जोखिम गर्भावस्था की पहचान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने सभी जिलों को कार्यक्रम के सफल संचालन के निर्देश दिए हैं और गर्भवती महिलाओं से हर माह की 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में नियमित जांच कराने की अपील की है। धनबाद में सांप काटने से युवक की मौत, इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। धनबाद के राजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बरदार गांव में सांप काटने से 38 वर्षीय युवक कामदेव सिंह की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार रात वह अपने घर के कमरे में जमीन पर सो रहे थे। इस दौरान एक काले रंग के जहरीले सांप ने उनके हाथ पर काट लिया। बताया जाता है कि सांप ने उनके हाथ को जकड़ रखा था, जिससे उन्होंने किसी तरह छुड़ाया। घटना के बाद उन्होंने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उन्हें तत्काल इलाज के लिए धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल SNMCH ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन उनकी हालत लगातार गंभीर बनी रही। सोमवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कामदेव सिंह दिहाड़ी मजदूर कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी असामयिक मृत्यु से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और आर्थिक संकट भी गहरा गया है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है तथा ग्रामीणों ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। झारखंड में सुबह 4 बजे तक मिलेगी शराब, नई बार नियमावली के ड्राफ्ट पर कारोबारियों ने जताई आपत्ति। झारखंड में नई उत्पाद नीति के तहत प्रस्तावित झारखंड उत्पाद होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब अनुज्ञापन एवं संचालन नियमावली 2026 को लेकर चर्चा तेज हो गई है। नियमावली के ड्राफ्ट में बार में शराब परोसने का समय बढ़ाकर सुबह 4 बजे तक करने का प्रस्ताव है, जबकि वर्तमान में यह समय रात 12 बजे तक सीमित है। इसके साथ ही 5 सितारा होटलों को भी विशेष अनुमति के तहत सुबह
4 बजे तक शराब परोसने की छूट दिए जाने की बात कही गई है। इस प्रस्तावित नियमावली पर कुल 40 आपत्तियां और सुझाव सामने आए हैं, जिनमें सबसे अधिक आपत्तियां लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी और न्यूनतम राजस्व से जुड़े हैं। इस प्रस्तावित नियमावली पर कुल 40 आपत्तियां और सुझाव सामने आए हैं, जिनमें सबसे अधिक आपत्तियां लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी और न्यूनतम राजस्व से जुड़ी है। बार संचालकों ने खुदरा शराब दुकानों के समय पर भी आपत्ति जताते हुए मांग की है कि इन्हें पहले की तरह रात 10 बजे तक ही सीमित रखा जाए, जबकि सरकार का प्रस्ताव रात 11 बजे तक संचालन का है। कारोबारियों का मानना है कि इससे उनके व्यवसाय पर असर पड़ेगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में अब नए पदाधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है और इन सभी सुझावों व आपत्तियों की इसी महीने समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद नियमावली को अंतिम रूप देकर जल्द लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड के सभी 188 सीएचसी होंगे अपग्रेड, चरणबद्ध तरीके से बनाए जाएंगे FRU। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार राज्य के सभी 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHC को फर्स्ट रेफरल यूनिट FRU में अपग्रेड करेगी। इस योजना के तहत पहले चरण में 20 CHC को मॉडल FRU के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके बाद शेष 168 केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से उन्नत किया जाएगा। सोमवार को इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र नई दिल्ली की ओर से ऑनलाइन ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। चयनित केंद्रों में बुनियादी ढांचे, चिकित्सा उपकरणों, दवाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता को 50 से 80% तक मजबूत किया जाएगा। FRU बनाने के बाद इन स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, जटिल प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन, नवजात शिशु देखभाल और ब्लड स्टोरेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे मरीजों को छोटी छोटी जटिलताओं के लिए जिला अस्पतालों या रिम्स रेफर करने की जरूरत कम पड़ेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने सभी चयनित केंद्रों का गैप एनालिसिस कर कर्मियों को दूर करने का निर्देश दिया है। सरकार का लक्ष्य इस पहल के माध्यम से मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को जो कम करना है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाना है। फोन पर हेलो कहा और साफ हो गया 73,000 रुपए। गुमला में साइबर ठगी का नया तरीका। गुमला जिले के पुग्गू नवाटोली में सोमवार को साइबर ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने महज 5 सेकंड की एक साइलेंट कॉल के जरिए बुजुर्ग की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिस पर उन्होंने कई बार हेलो हेलो कहा, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिला और कुछ ही सेकंड में कॉल कट हो गया। इसके थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर पेंशन खाते में 3,000 रुपए जमा होने का मैसेज आया। जब तक वे इस लेन देन को समझ पाते, तब तक अपराधियों ने उनके सैलरी खाते में जमा 63,000 रुपए पेंशन खाते में ट्रांसफर कर दिए और फिर दोनों खातों से कुल 73,000 रुपए निकाल लिए। खाते से पूरी राशि कटने का मैसेज मिलते ही बुजुर्ग के होश उड़ गए। वे अपने बेटे के साथ तुरंत गुमला थाना पहुंचे, जहां से उन्हें साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई। पीड़ित ने लिखित आवेदन देकर अपनी रकम वापस दिलाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने एक बार फिर जो है साइबर अपराधियों के नए और खतरनाक तरीकों को उजागर कर दिया है। बिना OTP, बैंक डिटेल या किसी लिंक पर क्लिक किए बिना भी ठगी की इस वारदात ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और लोगों से अनजान कॉल आने पर सतर्क रहने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने की अपील की है। धनबाद के मैथन में टेम्पो बाइक की आमने सामने टक्कर, युवक की मौत, सड़क पर पलटा टेम्पो। धनबाद के मैथन स्थित मुकुल पंप के पास सोमवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रॉन्ग साइड से आ रहे एक टेम्पो और तेज रफ्तार बाइक के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टेम्पो चालक गलत दिशा से पुल पार कर रहा था, जबकि पश्चिम बंगाल की ओर से आ रही बाइक तेज गति में थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और सड़क पर गिर पड़ा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद टेम्पो भी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। घटना की सूचना मिलते ही मैथन पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मृतक की पहचान की कोशिश कर रही है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुल पर अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था को लेकर चिंता जताई और कहा है कि यहाँ अक्सर वाहन रॉन्ग साइड से चलते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सख्त निगरानी और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है।
झारखंड आंदोलनकारियों की मांगों को लेकर रांची में धरना 10 जून को झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा एवं झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा द्वारा संयुक्त रूप से झारखंड आंदोलनकारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर 10 जून को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जानकारी झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के मुख्य संयोजक महमूद आलम ने जानकारी देते हुए बताया है कि झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान, पहचान एवं अधिकार की रक्षा के लिए आंदोलन को विवश होना पड़ रहा है। उन्होंने इसमें अधिकाधिक संख्या में शामिल होकर आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के विरोध में कार्मिकों का प्रदर्शन, प्रबंधन के फैसले पर उठाए सवाल। पश्चिमी सिंहभूम के मेघा हाथुबुरु में सेल प्रबंधन द्वारा 15 जून 2026 से नियमित कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के निर्णय के खिलाफ विभिन्न कार्मिक संगठनों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने जनरल ऑफिस के समक्ष धरना देते हुए कहा है कि मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए अदालत का अंतिम फैसला आने से पहले नई व्यवस्था लागू करना उचित नहीं है। कार्मिक नेताओं ने प्रबंधन के इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। धरना के दौरान कर्मचारियों ने किरुबुरु मेघा हाथुबुरु सेल अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में महिला रोग विशेषज्ञ, ENT विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ और सर्जन समेत कई महत्वपूर्ण पद लंबे समय से खाली हैं, जिससे कर्मचारियों और उनके परिजनों को भारी परेशानी हो रही है। संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी दी है कि जब तक कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार नहीं किया जाता तब तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली का विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शन में विभिन्न कार्मिक संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल रहे। झारखंड के सहायक आचार्यों को बड़ी राहत, लंबित वेतन भुगतान का रास्ता साफ, शपथ पत्र पर मिलेगा वेतन, 4 माह में होगा सत्यापन। झारखंड के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में हाल ही में नियुक्त सहायक आचार्यों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से लंबित वेतन भुगतान का रास्ता अब साफ हो गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों DSE को निर्देश दिया है कि प्रमाण पत्र सत्यापन में हो रही देरी को देखते हुए नवनियुक्त शिक्षकों से शपथ पत्र लेकर का वेतन भुगतान जल्द सुनिश्चित किया जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी सहायक आचार्यों के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्रों का सत्यापन 4 महीने के भीतर पूरा किया जाए। सत्यापन कार्य में संबंधित शिक्षकों का सहयोग लिया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में सत्यापन पूरा नहीं होने पर संबंधित शिक्षक का वेतन रोक दिया जाएगा। लंबे समय से वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद शिक्षक संगठनों की मांग और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। रामगढ़ में रफ्तार का कहर, चोटूपालू घाटी समेत 24 घंटे में 3 सड़क हादसे, किशोर और युवक की मौत, कई घायल। रामगढ़ जिले में पिछले 24 घंटे के भीतर अलग अलग स्थानों पर हुए 3 दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया है। इन घटनाओं में एक 15 वर्षीय किशोर और रांची में काम करने वाले एक युवक की असमय मौत हो गई, जबकि एक अन्य हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लगातार हो रही दुर्घटनाओं से क्षेत्र में शोक का माहौल है और सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पहली घटना चट्टी बाजार कैंथा चौक के पास हुई, जहां 15 वर्षीय नवीन कुमार को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरी घटना NH33 चोटूपालू घाटी में हुई, जहां 23 वर्षीय राहुल रजवार बाइक से गिरने के बाद पीछे से आ रहे ट्रेलर की चपेट में आ गए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य हादसे में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिन्हें रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सभी मामलों की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया गया है। पार्सल बुकिंग होगी आसान, डाक विभाग जारी करेगा कस्टमर ID, ट्रैकिंग और सेवा में बढ़ेगी पारदर्शिता। डाक विभाग ने पार्सल बुकिंग प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए ग्राहकों को कस्टमर ID जारी करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक ग्राहक को एक विशेष पहचान संख्या दी जाएगी, जिसका उपयोग पार्सल बुकिंग के समय किया जाएगा। इससे बुकिंग प्रक्रिया आसान होगी और ग्राहकों को अपने पार्सल की स्थिति ट्रैक करने में भी सुविधा मिलेगी। विभाग का उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर और अधिक भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध कराना है। डाक विभाग के अनुसार कस्टमर ID प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को अपने आवश्यक व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध कराने होंगे। यह ID भविष्य में विभिन्न डाक सेवाओं का लाभ लेने में भी सहायक होगी। विभाग का मानना है कि इस नई प्रणाली से पार्सल बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, सेवा वितरण अधिक प्रभावी होगा और ग्राहकों का भरोसा भी मजबूत होगा। जल्द ही इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा ताकि लोग आधुनिक और सुविधाजनक डाक सेवाओं का लाभ उठा सके।
बोकारो के चंद्रपुरा प्लांट गेट पर देर शाम तक चला आंदोलन। मृतक सीताराम महतो के आश्रित को मिलेगी नौकरी। बोकारो जिले के चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट में सोमवार को 2 ठेका मजदूरों की मौत के बाद मजदूरों ने प्लांट गेट जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलन के कारण दिन भर कर्मी और अधिकारी प्लांट के अंदर नहीं जा सके तथा बिजली उत्पादन से जुड़े कई कार्य प्रभावित रहे। मजदूरों की मांग थी कि मृतक सीताराम महतो और ईश्वरदास के आश्रितों को नौकरी, मुआवजा और अन्य सुविधाएं दी जाए। आंदोलन को विभिन्न मजदूर संगठनों और स्थानीय नेताओं का समर्थन मिला, जिससे प्लांट गेट पर बड़ी संख्या में मजदूर जुटे रहे। देर शाम प्रशासन और प्रबंधन के साथ हुई वार्ता के बाद सीताराम महतो के आश्रित को नियोजन देने पर सहमति बनी। हालांकि इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं दूसरे मृतक ईश्वर दास के मामले में भी संबंधित ठेकेदार द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई है। उल्लेखनीय है कि सीताराम महतो की सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि ईश्वर दास लंबे समय से बीमार थे और रविवार को उनका निधन हो गया। समझौते के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। देवघर शमशान घाट में मिला व्यक्ति का शव, पहचान नहीं होने से रहस्य गहराया। एक दिन पहले ही देखा गया था घटनास्थल पर। देवघर शहर के शमशान घाट में सोमवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के अनुसार व्यक्ति को रविवार शाम से ही शमशान घाट के आसपास घूमते देखा गया था। सोमवार सुबह वह चबूतरे पर लेटा हुआ था, जिससे पहले लोगों ने सोता हुआ समझा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और कई बार अचेत होकर गिर भी रहा था। जब दोपहर तक उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो लोगों ने पास जाकर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया है कि मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है, क्योंकि उसके पास से कोई पहचान संबंधित दस्तावेज नहीं मिला है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मृतक की शिनाख्त का प्रयास कर रही है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। धनबाद में 44 करोड़ की सड़क धंसी, 6 महीने बाद भी नहीं हुआ स्थायी समाधान। धनबाद जिले के झरिया बलियापुर मुख्य सड़क, जिसे करीब 44 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2022 में बनाया गया था, आज गंभीर भूधसान की समस्या से जूझ रही है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस जाने के कारण पिछले 6 महीनों से मुख्य मार्ग बंद पड़ा है। यह सड़क झरिया, बलियापुर, निरसा और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है, जिससे प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। सड़क धंसने के बाद प्रशासन और बीसीसीएल ने वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था तो की है, लेकिन वह भी भूधसान प्रभावित क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिससे लोगों में लगातार भय का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क धंसने के इतने लंबे समय बाद भी स्थायी मरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका है। बारिश के मौसम में भूधसान का खतरा और बढ़ गया है, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। झरिया कोयलांचल क्षेत्र पहले से ही भूमिगत आग और जमीन धंसने जैसी समस्याओं से प्रभावित रहा है। ऐसे में विशेषज्ञ लगातार निगरानी और वैज्ञानिक समाधान की जरूरत बता रहे हैं, जबकि लोग जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत और सुरक्षित यातायात व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। गढ़वा में 48 घंटे में डूबने से 2 लोगों की मौत, सुखलदारी वाटरफॉल में युवक की गई जान। गढ़वा जिले में पिछले 48 घंटे के भीतर डूबने की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना धुरकी थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध सुखलदारी वाटरफॉल की है, जहां दोस्तों के साथ घूमने और स्नान करने पहुंचे एक युवक की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। युवक के लापता होने के बाद पुलिस, स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से खोज अभियान चलाया। करीब 20 घंटे की मशक्कत के बाद उसका शव पानी से बरामद किया गया, जिससे परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। वह दूसरी घटना मेराल थाना क्षेत्र के हाशनदाग गांव स्थित सधवा आहार तालाब की है, जहां 10 वर्षीय सुजीत चौधरी की नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि वह अपने दोस्तों के साथ तालाब में नहा रहा था, तभी गहरे पानी में चला गया। सूचना मिलने पर ग्रामीणों और परिजनों ने उसकी तलाश कर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दोनों घटनाओं के बाद जिले में शोक का माहौल है और जलाशयों के आसपास सावधानी बरतने की आवश्यकता एक बार फिर सामने आई है। पाकुड़ में मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर चौथे दिन भी विस्थापितों का धरना। पाकुड़ जिले के पचवारा सेंट्रल और नॉर्थ कोल ब्लॉक से प्रभावित सैकड़ों विस्थापित रैयतों ने जमीन के मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर सोमवार को चौथे दिन भी समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी जमीन पर कोयले का खनन किया जा रहा है, लेकिन उन्हें न तो उचित मुआवजा मिला और न ही रोजगार। रैयतों ने दावा किया है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में कई कानूनी अनियमितताएं हुई हैं और केंद्र या राज्य सरकार की
स्पष्ट अनुमति के बिना रैती जमीन का अधिग्रहण कर खनन कार्य कराया गया है। उन्होंने खनन कंपनियों और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने एसपीटी एक्ट समेत विभिन्न कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए जमीन अधिग्रहण और खनन प्रक्रिया की जांच की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा है कि विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन जारी रहेगा। वहीं पाकुड़ की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बताया कि भूमि मुआवजे से संबंधित भुगतान प्रक्रिया पूरी कर पूर्व में ही फाइल बंद की जा चुकी है, इसलिए मुआवजा बकाया होने का दावा प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार सही नहीं लगता। इसके बावजूद विस्थापितों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कही है। धनबाद में साइबर अपराधियों को बैंक खाते बेचने वाला गिरफ्तार, इंटरनेट कैफे पर छापेमारी में पकड़ा गया। धनबाद साइबर थाना पुलिस ने साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने पुराना बरवाडा थाना के सामने स्थित कृष्णा इंटरनेट कैफे में छापेमारी कर तीसरा थाना क्षेत्र के मुकुंदा निवासी संतोष कुमार गौराई को पकड़ा। डीएसपी सीसीआर प्रदीप कुमार शाह ने बताया कि आरोपी की तलाश के दौरान एक मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड और विभिन्न बैंकों के साथ एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में संतोष कुमार गौराई ने स्वीकार किया है कि लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था। इसके बदले उन्हें 5,000 रुपए तक देता था और खाते से जुड़े एटीएम कार्ड और मोबाइल नंबर अपने पास रख लेता था। बाद में इन खातों को साइबर अपराधियों को 20 से 25,000 रुपए में बेच दिया जाता था। जांच में उसके मोबाइल से कई बैंक खातों और यूपीआई एप्लीकेशन से जुड़े स्क्रीनशॉट मिले हैं। प्रारंभिक जांच में इन खातों के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर साइबर ठगी से संबंधित कई शिकायतें दर्ज होने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। गुमला में 2 अपराधी गिरफ्तार, पिस्तौल और जिंदा गोलियां बरामद। गुमला पुलिस ने सोमवार को 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पहली कार्रवाई सदर थाना क्षेत्र के चेटर निवासी शिवा केरकेटा के खिलाफ की गई है। एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव के अनुसार रविवार शाम चेटर मैदान में क्रिकेट मैच के दौरान अंपायरिंग कर रहे बलजीत सिंह के साथ शिवा का विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर शिवा ने पिस्तौल निकालकर बलजीत सिंह पर 3 गोलियां चला दी। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी। घटना के बाद मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पिस्तौल पुलिस के हवाले कर दी। सोमवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके पास से 1 पिस्तौल और 3 जिंदा गोलियां बरामद की। वहीं दूसरी घटना में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 13 बाईपास स्थित जोराग मोड़ के पास छापेमारी कर जोराग निवासी अशोक नायक को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देशी कट्टा और 1 जिंदा गोली बरामद हुई, जबकि उसकी होंडा ड्रीम बाइक भी जब्त कर ली गई। पूछताछ में अशोक हथियार से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस के अनुसार अशोक नायक का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले एक हत्याकांड में भी शामिल रह चुका है। दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। फतेहपुर 22 लाख लूटकांड में एक आरोपी गिरफ्तार, हथियार और चांदी के आभूषण बरामद। जामतड़ा पुलिस ने फतेहपुर थाना क्षेत्र में हुए 22 लाख रुपए के चर्चित लूटकांड मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। नाला एसडीपीओ किशोर तिर्की के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने गुप्त सूचना के आधार पर बनगाड़ी के समीप वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान फतेहपुर की ओर से बाइक पर आ रहे युवक ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान देवघर जिले के चित्रा थाना क्षेत्र के तुलसी डाबर गांव निवासी फिरोज अंसारी के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक देशी कट्टा, 2 जिंदा गोलियां तथा बाइक की सीट के नीचे छिपाकर रखा गया करीब 100 ग्राम चांदी का आभूषण बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह फतेहपुर से दुमका चांदी के आभूषण का सैंपल दिखाने और उसका मूल्य पता करने जा रहा था। पुलिस के अनुसार 29 मार्च 2026 को फतेहपुर बाजार में 4 अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी अमरजीत बर्मन से हथियार के बल पर सोना चांदी से भरा बैग लूट लिया था। जांच में 4 अपराधियों की संलिप्तता सामने आई है, जिनमें से फिरोज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य अपराधियों की तलाश में छापेमारी जारी है। गिरिडीह में 2 सड़क हादसे, 1 की मौत, 2 लोग घायल। गिरिडीह जिले में सोमवार को हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। पहली घटना पीरटांड थाना क्षेत्र के चिरकी पेट्रोल पंप के समीप हुई, जहां जमुआटांड निवासी चितलाल 150 वर्षीय की बाइक और एक पिकअप वैन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल चितलाल को पहले पीरटांड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बाद में बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त
क्षतिग्रस्त बाइक और पिकअप वैन को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गिरिडीह मधुपुर मुख्य मार्ग स्थित दोरहिया के पास हुई, जहां एक स्कॉर्पियो और बुलेट बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बुलेट सवार अरुण यादव और रेणु देवी घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिससे कुछ समय तक यातायात भी प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य कराया। दोनों घायल देवघर के बिलासी क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड में लैंड सर्वे पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा पूरा रोड मैप। झारखंड में भूमि सर्वेक्षण कार्य में हो रही देरी पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश MS रौनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार को 25 जून तक शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि राज्य के सभी जिलों में लैंड सर्वे का कार्य कब तक पूरा होगा। कोर्ट ने कहा है कि जून 2025 में दिए गए आदेश के बावजूद निर्धारित समय सीमा में नई तकनीक लागू कर सर्वे कार्य पूरा नहीं किया गया। मामले में अगली सुनवाई 29 जून को होगी। सरकार ने अदालत को बताया कि सर्वे कार्य में तेजी लाने के लिए केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बिहार की तकनीकों का अध्ययन किया जा रहा है तथा पुरानी तकनीकों को अपग्रेड करने की प्रक्रिया जारी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि तकनीकी सुधार और सर्वे कार्य दोनों में तेजी लाई जाए। उल्लेखनीय है कि झारखंड में भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया दशकों से लंबित है और करीब 50 वर्ष बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। सरकार के अनुसार लातेहार और लोहरदगा सहित कुछ जिलों में सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि बाकी जिलों में कार्य जारी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।